हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज इस वीडियो में हम लोग आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन हम देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 23 और 24 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल मिला के हम लोग 41 क्वेश्चन करेंगे। किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पहले से पता हो तो कमेंट जरूर करना, और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वांट ऑफ फैक्टर, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एसोसिएशन हो रहा है किसी सॉल्वेंट में, तो बताओ उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। क्या वो 1 से बड़ा होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, या फिर 1 से छोटा होगा ना। तो देखो जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ना, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई को बोलते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर। ये जो वांट ऑफ फैक्टर है उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन में वैल्यू अलग अलग होती है। क्या वैल्यू होती है आइए इसको देखते हैं। तो देखिए मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया है ना। तो कौन कौन सा 3 केस बनते हैं आपके आई के लिए। डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है। एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से कम होगा। नहीं एसोसिएशन होगा नहीं डिसोसिएशन होगा, इस केस में आई का वैल्यू 1 होगा ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू क्या होगा। एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। आई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। तो बताइए आंसर में कहाँ है लेस देन 1। या देखो डी वाला देखिए, इज ऑलवेज लेस देन 1 ना। तो एसोसिएशन के केस में जो आई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होता है, या याद रखे रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फिनॉल डाइमराइजेस इन बेंजीन हैविंग वांट ऑफ फैक्टर 0.54, इट्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज। कह रहा है कि फिनॉल जो है वो बेंजीन के प्रेजेंस में डाइमराइज हो जा रहा है और उसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है 0.54। तो बताओ इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा ना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, वांट ऑफ फैक्टर दिया गया है कितना 0.54, आई का वैल्यू दिया गया है 0.54, तो वांट ऑफ फैक्टर दिया गया है। और क्या पूछ रहा है, इट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है बीटा। बीटा क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है 0.54, 0.46, 0.92 या 0.27 ना। आइए देखते हैं पहले, जब आपका वांट ऑफ फैक्टर दिया हो और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं I = 1 - बीटा प्लस बीटा अपॉन n। ये हमें फार्मूला लिखना है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आई का वैल्यू दिया गया है कितना 0.54, तो आई की जगह हम लोग क्या रख देंगे 0.54। ओके 1 - बीटा, बीटा को वैल्यू पूछ रहा है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, प्लस बीटा अपॉन n। n का वैल्यू क्या होगा, देखो n का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में निकालेंगे। क्या कर रहा है, फिनॉल डाइमराइज हो रहा है। फिनॉल डाइमराइज का मतलब क्या होता है समझो। फिनॉल डाइमराइज का मतलब ये होता है कि आपका 2 मोल फिनॉल, फार्मूला क्या होता है फिनॉल का C6H5OH। 2 मोल फिनॉल आपका डाइमराइज होके क्या हो रहा है, 1 मोल फिनॉल बन रहा है। क्या हो रहा है, डाइमराइज होके आपका 1 मोल फिनॉल बन रहा है। ठीक है, यही आपका होता है डाइमराइजेशन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिनॉल जो है वो आपका किसी सॉल्वेंट में डाइमराइज हो जा रहा है। मतलब ये 2 से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 2 से क्या बन रहा है आपका 1 बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बना ले, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइमराइज ना। तो n का वैल्यू कैसे देखेंगे, n का वैल्यू देखेंगे कि कितने पार्टिकल डाइमराइज हुए, कितने मॉलिक्यूल डाइमराइज हुए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज होकर 1 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे 2। n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब बस उसको सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 0.54 = 1। देखो ये है आपका बीटा, ये है आपका बीटा अपॉन 2। तो 1 बीटा में से हाफ बीटा चला गया तो कितना बचेगा -1 बीटा/2। अब क्या करना है, बीटा को उधर भेज दो और नंबर को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 2 = 1 - 0.54। अब 1 में से 0.54 गया, कितना बचा, 1 में से 0.54 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, बीटा अपॉन 2। 1 में से 0.54 जाएगा तो बचेगा 0.46। अब देखो 2 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दिस इम्प्लॉइज बीटा = 0.46 × 2। 0.46 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.92। तो बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 0.92। यही आपका क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए किस ऑप्शन में 0.92 कह रहा है बताइए, किस ऑप्शन में है 0.92, सी वाले में ना। सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द सिस्टम डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऐसा एग्जांपल्स है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप को बनाता है। पहले समझिए मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कौन बनाता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप वो मिक्सचर बनाते हैं जो क्या करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। क्या करता है आपका, निगेटिव डेविएशन शो करता है। अगर आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, वही आपका आंसर होगा। तो निगेटिव डेविएशन कौन कौन शो करते हैं आइए उसको बताते हैं आपको।
तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से ऐसे मिक्सचर है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वो कौन कौन है? फिनॉल और एनिलीन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन शो करते हैं, और इथेनॉल और वाटर। इन तीनों में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वही आप आंसर होगा ना। अगर आप गौर से देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन देखिए, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये कैसा होता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो बनाता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा होता है मिनिमम बॉइलिंग तो आपको देखना होगा पॉजिटिव डेविएशन। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले ऑप्शन होंगे वही आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एन एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज़ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट। कह रहा है कि आपके पास एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है दो लिक्विड का, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है देन आइदर ऑफ देम, दोनों लिक्विड से। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। एक एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, उस एज़ोट्रॉपिक का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? कम है। किसके मुकाबले में? दोनों लिक्विड को मान के चलते हैं ए और बी। तो बताओ वो जो सॉल्यूशन होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी? क्या वो सैचुरेटेड होगा? क्या वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कि कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगा? तो देखो जब एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड से कम हो जाएगा तो वो आपका शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्या शो करेगा? वो शो करेगा आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। जब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होगा तो वो डेविएशन में कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो यानी कि ये जो आपका एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है ये क्या है? आपका एक तरीके का मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन आपका आंसर है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। जब एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन से कम होता है तो वो क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वो बनाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225। कह रहा है कि आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद जो उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना दिया गया है? 0.0225। फिर आगे क्या कर रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसका मोल फ्रैक्शन बताइए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कुछ डाटा दिया गया है। क्या दिया है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये दिया है। कितना दिया है? 0.0225 ये दिया है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन यानी कि काई के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है और आपका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो इससे रिलेटेड क्या फार्मूला होगा इसको बताते हैं। तो देखिए जब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दिया होगा और आपका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो आप ये फार्मूला रखना है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ना। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है, यही वैल्यू क्या है आपका? यही वैल्यू है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये आपका क्या है? ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू दी गई है 0.0000225। तो इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया है? 0.0225 बराबर इसके हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ना। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल कर आएगा 0.0225। यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है बताइए आप लोग? 0. वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये पूरे के वैल्यू दी गई थी, तो हमने इस पूरे के वैल्यू रखा इतने के, और ये किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन भी उतने के ही बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एन एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज़ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट। कह रहा है कि आपके पास एक एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है दो लिक्विड का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है इन दोनों लिक्विड के मुकाबले। तो वो जो सॉल्यूशन होगा क्या शो करेगा? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कि कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगा। तो देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था जो आपका एज़ोट्रॉपिक, जब आपका एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होगा किसके मुकाबले? दोनों लिक्विड के मुकाबले, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाता है। अगर आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होगा तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होगा तो आपका शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। तो यानी जो आपका एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है ये कौन सा है आपका? ये आपका बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग। अब मैक्सिमम बॉइलिंग होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना। तो कौन सा ऑप्शन है नेगेटिव डेविएशन? ये क्या है आपका? नेगेटिव डेविएशन ना। तो हमने दो केस पढ़ दिया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा
ना, तो होगा मिनिमम वॉल्यूम होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम शो करता है, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो नेगेटिव डेविएशन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विथ 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। कह रहा है कि जब हम लोग 10 ml एसीटोन को मिलाते हैं 50 ml क्लोरोफॉर्म में, तो जो टोटल वॉल्यूम निकल कर आता है सॉल्यूशन का वो क्या होगा? 60 ml से कम होगा, 60 ml से ज़्यादा होगा, 60 ml के बराबर होगा, या फिर 100 ml होगा ना। तो देखो पहले देखो हम लोग कितना वॉल्यूम ले रहे हैं ना, हम लोग कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? 10 ml एसीटोन है और 50 ml क्लोरोफॉर्म है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 ml एसीटोन है, 50 ml क्लोरोफॉर्म है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? 60 ना। तो शुरू में कितना था? जब हम लोगों ने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को अलग अलग लिया था तो 10 ml इसका था, 50 ml इसका, तो मिलाने के बाद होना कितना चाहिए था? 60 ना। लेकिन होता क्या है समझिए, जो एसीटोन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका है एसीटोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CH Cl3, ये आपका है क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ना। होता क्या है देखिए, जब आप लोग एसीटोन को मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म में तो होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स लगता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब किसी मॉलिक्यूल को मिलाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, तो होता क्या है, उसका जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है पहले के मुकाबले ना। तो जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो उसका वॉल्यूम जितना होना चाहिए था उससे क्या होगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम होना चाहिए था क्या? 60, लेकिन 60 से क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम होता है। तो वॉल्यूम का आंसर लगा कर आएंगे, वॉल्यूम जो टोटल निकल कर आएगा वो लेस देन 60 होगा। तो किस ऑप्शन में है? लेस देन 60 किस ऑप्शन में है? आपका पहला वाला ऑप्शन ना। जब हम लोग 10 ml एसीटोन और 50 ml क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे, आना चाहिए था 60, लेकिन क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम हो जाता है, तो 60 से इसका वॉल्यूम घट जाएगा, तो लेस देन 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका एक आंसर और हो सकता है, देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब मिलाते हैं ना, तो ये कौन सा डेविएशन शो करता है? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो ये शो करता है निगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा? निगेटिव डेविएशन। जो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करता है उसका जो नेट वॉल्यूम होता है ओरिजिनल के हिसाब से क्या होता है? कम रहता है। तो नेट वॉल्यूम जो रहता है उसके हिसाब से हमेशा वॉल्यूम कम होता है निगेटिव डेविएशन में, तो इस वजह से आपका ए वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ 1% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट X इज आइसोटोनिक विथ 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। इसका मोलर मास दिया गया है 342 ग्राम। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट X इज। कह रहा है कि आपके पास कोई सॉल्यूट X है, उसका हमने 1% सॉल्यूशन लिया है। इस सॉल्यूशन को हम लोग किस में मिला रहे हैं? इस सॉल्यूशन का हम लोग मिला रहे हैं 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज के 6% सॉल्यूशन के साथ। और ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये कैसे हैं? आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। फिर क्या पूछ रहा है? द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट X, जो सॉल्यूट X जो हमने लिया है इसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास का मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? W2 निकालना है। W2 क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होगा वही इसमें यूज़ होने वाला है ना। कैसे पता ऑस्मोटिक प्रेशर का है? यहाँ पे हिंट दिया गया है कि जो दोनों सॉल्यूशन है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन है, मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन कौन से होता है। आपके पास एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा क्या है आपका? सॉल्यूशन बी। दो तरह के आपके पास सॉल्यूशन दिए गए हैं। ओके, जो पहला सॉल्यूशन है वो कितना है? 1% है। ये कितना है आपका? 1%। 1% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है समझो। 1% सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसके पास 1 ग्राम सॉल्यूट है। क्या है आपका? 1 ग्राम सॉल्यूट है और 99 ग्राम क्या है आपके पास? सॉल्वेंट है। 99 ग्राम आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। ओके, 1% का मतलब समझो। 1% का मतलब जो परसेंटेज दिया होगा वही सॉल्यूट का मास होगा, और 100 में से माइनस कर दोगे जो बचेगा वो सॉल्वेंट का मास होगा। बी कितना दिया है? 6%। बी दिया है आपका 6% सॉल्यूशन। 6% जो सॉल्यूशन दिया गया है इसका क्या मतलब है? जितना परसेंट होगा उतना ही ग्राम आपका मास होता है किसका? सॉल्यूट का। किसका मास होता है? सॉल्यूट का। और 100 में से घटा दो 6 को तो क्या आएगा? 94। तो 94 जो मास होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का मास होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ डाटा को निकाल दिया। थोड़ा देखिए, जो आपका सॉल्यूट है उसको हमने क्या लिया है? X लिया है। यानी जो सॉल्यूट है उसको हमने क्या लिया है? X। तो X का हमें क्या दिया है? मास दिया गया है। S का सॉल्यूट दिया गया है कि जो आपका X है वो इतना ग्राम लिया गया है। अब 6% सुक्रोज, यहाँ सुक्रोज क्या है? आपका सॉल्यूट है। तो सुक्रोज को हमने लिया है 6%, यानी यहाँ पे सुक्रोज को लिया है 6 ग्राम। सुक्रोज जो आपका सॉल्यूट है उसको हमने कितना लिया है? 6 ग्राम लिया है ना। अब आइए इस डाटा को हम लोग फार्मूला में लगाते हैं। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन हैं और इन दोनों सॉल्यूशन कैसे? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आइसोटोनिक का मतलब यह है कि सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है सॉल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर के।
ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, याद है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है W2 इंटू R इंटू T अपॉन M2 इंटू V इंटू 1000। ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला। तो पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा जो आपका है, दूसरा वाला सॉल्यूशन है, उसका भी सेम फार्मूला होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे ना। अब देखिए क्या क्या चीज़ बराबर है दोनों में। देखो यहाँ पे 1000 से 1000 कट जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, सेम है। अब क्या चीज़ अलग होगा, यहाँ पे क्या बच गया, W2 अपॉन M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। थोड़ा लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया W2 अपॉन M2 बराबर, यहाँ पे क्या बच गया, W2 अपॉन M2। देखो ये वाला किसका पार्ट था, ये वाला पार्ट था आपका सॉल्यूशन ए का, और ये वाला किसका पार्ट था, ये आपका पार्ट था सॉल्यूशन बी का ना। अब देखो यहाँ पे W2 अपॉन M2 क्या है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जो W2 है वो सॉल्यूट X का मास है, और M2 है सॉल्यूट X का मोलर मास। यहाँ पे जो W2 है वो क्या है, सुक्रोज का मास है। यहाँ पे जो M2 है वो सुक्रोज का मोलर मास है ना। अब वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना दिया है, अभी हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पे X का जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम। X का जो मास है वो कितना है आपका, 1 ग्राम है। तो W2 की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन M2 क्या है, मोलर मास। इसी को फाउंड करना है, तो जो हमें फाइंड करना है वो क्या लिखेंगे, M2 बराबर W2 क्या है, मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मास कितना हम लोगों ने निकाला है, सुक्रोज का जो हम लोगों ने मास निकाला वो कितना है, 6 ग्राम। तो यहाँ पर क्या रख देंगे आप, 6 ग्राम अपॉन क्या देखना है, M2, और M2 क्या है, सुक्रोज का मोलर मास। सुक्रोज का मोलर मास कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए मोलर मास सुक्रोज का दिया है 342 ग्राम। तो आप फार्मूले में पुट कर देंगे कितना, 342 ग्राम। अब बस इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ना। अगर आपको क्या करना है, M2 को निकाल, M2 को इधर भेजो और इसको इधर, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 342 अपॉन 6। अब इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, कितने में कटेगा, जब आप काटेंगे तो कटेगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 4 आ गया इसके, उसके बाद 6 7 जा 7 6 जा 42 आएगा 0.33। तो जो आपका M2 आया है, M2 इज इक्वल टू 57.33, यानी कि जो आपका सॉल्यूट X है, सॉल्यूट X का मोलर मास कितना निकल कर आया, 57.33। यही आपका आंसर है। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 57.33। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बी वाला ऑप्शन सही है, 57 के अप्रॉक्स यही आंसर है। बाकी और सब तो बहुत वेरी कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4.10H2O सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन इज। कह रहा है कि जो आपके पास सोडियम सल्फेट है ना, इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा जब वो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा। तो देखिए जो आपका Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, इसको जो वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक होता है Na प्लस में और SO4 माइनस में। तो सोडियम के यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल है। SO4 के कितने पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है ना। तो डिसोसिएट होने के बाद जितने पार्टिकल बनते हैं वही आपका क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई। तो डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल बने हैं, 2 पार्टिकल बने हैं सोडियम के प्लस 1 पार्टिकल बने हैं सल्फेट के। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हो जाएगा आपका वांट ऑफ फैक्टर। तो बी वाला ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका क्या चीज़ सेम होता है, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर की वॉल्यूम। तो आइसोटोनिक का डिफिनेशन कहता है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वांट अ फैक्टर फॉर KCl सॉल्यूशन एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। जो KCl सॉल्यूशन होता है उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। देखो KCl को जो हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होता है K प्लस में Cl माइनस में, ठीक है। तो पोटेशियम के यहाँ पे कितने पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है। क्लोरीन कितने पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है। तो जो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं, 1 पोटेशियम का 1 क्लोरीन का, तो पूरे मिला के 2 पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं। तो I की वैल्यू हो जाएगी 2। तो I की वैल्यू हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वांट ऑफ फैक्टर फॉर K2SO4 सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। पोटेशियम सल्फेट का वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। फिर वही है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ब्रेक करो किसमें ब्रेक होगा, K प्लस में SO4 माइनस में। पोटेशियम के 2 पार्टिकल है, SO4 के 1 पार्टिकल है। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन। कह रहा है कि पॉलीमर और प्रोटीन का मोलर मास हमें पता करने के लिए
कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं? क्या वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना, तो आप याद रखिएगा प्रोटीन और पॉलीमर का जब हमें मोलर मास पता करना होगा तो हम यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट मेथड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। कह रहे हैं जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, या फिर टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। देखो होता क्या है, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, जो लोग ऊंचाइयों पर रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आसमान की ऊंचाइयों में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से जो आपका गैस होता है वो क्या होता है, गैस जो होता है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होना कम हो जाता है। गैस जो होता है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। किसके हिसाब से? हेनरी लॉ के हिसाब से। हेनरी लॉ कहता है कि अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, तो गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो होता क्या है, ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन आपका गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ब्लड क्या है, एक तरीके से लिक्विड हो है ना। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो आपका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो वहाँ पर आप आंसर लिखाएंगे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हाई एल्टीट्यूड पर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कम डिजॉल्व हो पाता है। तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। कह रहा है कि जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे और टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, तो सॉल्यूशन जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज सॉल्ट डिजॉल्व फास्टर। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिस केस में आपका जो अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, वो क्या होगा, अच्छे से डिजॉल्व होगा। तो समझो, कह रहा है कि जब अमोनियम क्लोराइड को हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या सा महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है ना। कूल फील होने का मतलब क्या है, रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है। रिएक्शन कैसा है आपका, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से हमें कैसा होता है, ठंडा महसूस होता है ना। तो देखो, जब रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा तब क्या होगा, रिएक्शन जब एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। क्या होगा, रिएक्शन जब एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि किस कंडीशन में सॉल्ट ज़्यादा तेज़ी से डिजॉल्व होगा, जब हाई टेम्परेचर रखेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, अच्छे से डिजॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो हाई टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे दिया है, तो कोल्ड वाटर लो टेम्परेचर है, हॉट वाटर हाई टेम्परेचर है, कोल्ड वाटर लो टेम्परेचर है, हॉट वाटर हाई टेम्परेचर है ना। तो हॉट वाटर यहाँ पे दिया है, हॉट वाटर यहाँ पे है, दोनों ही केस में टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो देखते हैं बी और सी में से कौन सा होगा। इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड को पाउडर फॉर्म में लिया है, इसमें अमोनियम फ्लोराइड को हम लोग सॉल्ट यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में लिया है ना। तो देखिए, जब कोई चीज़ पाउडर के फॉर्म में होगा तो वो आसानी से डिजॉल्व होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ना। जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को पाउडर के फॉर्म में लेंगे और टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे यानी पानी गर्म लेंगे तो वहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी जब टेम्परेचर को घटाएंगे, घटेगी जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बढ़ेगी जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, या फिर रिमेन सेम, कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये आपका हेनरी लॉ से लिया गया है ना। अब देखो हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, हेनरी लॉ एप्लीकेबल है जब हम लोग गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। तो जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो उस किस पे डिपेंड करता है, वही मैंने 2 पॉइंट में लिखा है। देखो, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो घटती है, और जब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH का मान क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। इसका उल्टा, टेम्परेचर को जब हम लोग घटाते हैं ना तो गैस लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और KH का मान क्या होता है, घट जाता है ना। तो अब आप देखिए, तो आइए हम लोग ऑप्शन को बारी बारी से मैच करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, KH का मान बढ़ेगा जब टेम्परेचर घटाएंगे। आइए देखते हैं, KH का मान बढ़ेगा जब टेम्परेचर घटाएंगे, जी नहीं, KH का मान बढ़ेगा जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, KH का मान घटेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, KH का मान घटेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जी नहीं, टेम्परेचर को घटाएंगे तब जाके घटेगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है कि KH का मान बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, KH का मान बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो जी बात सही है ना। तो आपको एक लाइन में याद करना होगा, तो क्या याद करेंगे कि हेनरी लॉ जो होता है, KH का मान कब बढ़ेगा, KH का मान बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे,
और pH का मान घटेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे, सीधी सी बात है। आप इसको भी याद करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एन एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विल हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर आर टू लिक्विड। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है आपके पास एक एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर है दो लिक्विड का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है दोनों लिक्विड के मुकाबले। हमने बताया था किसी सॉल्यूशन का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो क्या बनाएगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अगर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएगा तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पे है, सी वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन। कह रहा है कि गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगी। कब घटेगी, जब हम लोग बढ़ाएंगे, क्या चीज़ बढ़ाएंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। देखो आपके पास दो तरह के दिए गए हैं सॉल्यूशन। गैस को डिजोल्व करना है हमें लिक्विड में, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो देखो प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है ना। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है, आपका कम हो जाता है ना। तो वही कह रहा है कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी जब हम क्या बढ़ाएंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर आपका सही ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो टेम्परेचर को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट आ गया ना। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग बनाएगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, प्रोटीन का मोलर मास फाइंड करने के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है कि वेपर प्रेशर सेम होता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अगला क्वेश्चन, एन एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट हाई। देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। इन चारों में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा तो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या फिर कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा, कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। दोनों का मैं एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। देखिए मैंने आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल लिख दिए। आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से एग्जांपल है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन और बेंजीन और टॉल्यूइन। ये आपके तीनों आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। नॉन आइडियल कौन है, इथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आपको तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइए एक ऑप्शन को मिलाते हैं, बेंजीन और टॉल्यूइन। तो देखो बेंजीन और टॉल्यूइन ये तो आपका आइडियल सॉल्यूशन है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर कहाँ पे लिखा है, हाँ नाइट्रिक एसिड वाटर क्या है, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो यही आपका ऑप्शन होगा ना। तो वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो बी वाला आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, बाकी ए वाला आपका आइडियल सॉल्यूशन है, सी वाला आइडियल सॉल्यूशन है और डी वाला भी आइडियल सॉल्यूशन है। तीनों के तीनों आइडियल सॉल्यूशन है, बी वाला है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा नॉन आइडियल है, यानी कि कौन सा आइडियल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड। देखो फिर से आ गया रिपीटेड क्वेश्चन ना। कह रहा है कि आइसोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों लिक्विड से ज़्यादा है ना। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, वो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप शो करेगा। मैक्सिमम बॉइलिंग शो होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अ कंपाउंड अंडरगो कंप्लीट टेट्रामेराइजेशन इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द वांट ऑफ फैक्टर इज। कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, आपका टेट्रामेराइजेशन हो रहा है किसी सॉल्वेंट में। तो आपको बताना उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, यानी कि आई का वैल्यू पूछ रहा है। तो टेट्रामेराइजेशन का मतलब समझिए। टेट्रामेराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका कोई चार मॉलिक्यूल जुड़ के क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। चार मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो चार मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहा है, इसके लिए हमें आई का वैल्यू देखना है। आई का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। कितने पार्टिकल जुड़ने के बाद बने हैं, एक पार्टिकल, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन से पहले कितने पार्टिकल है, 4। 1/4 का करोगे तो बताओ कितना आंसर आएगा, 0.25 आंसर आएगा। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे ना।
तो टेट्रामराइजेशन का मतलब होता है 4 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। हाँ, तो आई कैसे निकाल दें? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन उसको ऊपर रखोगे अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन उसको नीचे रखेंगे, तो 1/4 करेगा 0.25 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, अ कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डाइमराइजेशन इन द गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द वांट ऑफ फैक्टर इज। कह रहा है कि कंपाउंड है वो डाइमराइज हो रहा है किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई का वैल्यू निकालिए। अब देखो डाइमराइज का मतलब क्या होता है? डाइमराइज का मतलब होता है आपका कि कोई 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको बोलते हैं डाइमराइज ना। तो डाइमराइजेशन जब होगा उसके लिए आई का वैल्यू क्या रखेंगे? कितने पार्टिकल बाद में बने हैं, जुड़ने के बाद कितने पार्टिकल बने हैं, एक, उसको ऊपर रखना है, अपॉन कितने पार्टिकल जुड़ रहे हैं, 2 पार्टिकल, अपॉन नीचे रखना है। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो आई की वैल्यू होगी 0.5। तो किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अ कंपाउंड CaCl2.6H2O अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर, द वांट ऑफ फैक्टर इज। कह रहा है कि ये कंपाउंड है जिसके फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका डिसोसिएशन हो रहा है वाटर में, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर यानी आई का वैल्यू निकालना है। तो देखो जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है ना, इसका फार्मूला है CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर में जाता है तो क्या बनाता है? Ca2+ बनाता है और Cl- बनाता है। तो कैल्शियम में कितने पार्टिकल है? 1 पार्टिकल है। और क्लोरीन कितने पार्टिकल है? यहाँ पे 2 पार्टिकल है ना। तो आई की वैल्यू क्या होती है? कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं, 1 कैल्शियम के 2 क्लोरीन के, बस उनको सिंपली जोड़ देना है। तो कितना आ गया? 3। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1 मोल ऑफ लिक्विड A एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड B मेक अ सॉल्यूशन हैविंग टोटल प्रेशर 40 टोर। कह रहा है कि लिक्विड A का 1 मोल, ठीक है, जब लिक्विड A का 1 मोल हम लोग मिलाते हैं लिक्विड B के 2 मोल के साथ, तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है? 40 टोर। ठीक है, आगे देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B आर 45 एंड 35। कह रहा है कि A का जो आपका प्योर वेपर प्रेशर है और B का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो कितना है? 45 और 30 टोर है। तो क्या बताना है? जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो आइडियल होगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, नेगेटिव डिविएशन शो करेगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाएगा। अब क्वेश्चन का मतलब थोड़ा समझिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि लिक्विड A के हमने कितने लिए हैं? 1 मोल। ठीक है, लिक्विड A के हमने लिए 1 मोल, उसको हम लोग किस में मिला रहे हैं? लिक्विड B के 2 मोल के साथ। लिक्विड B के 2 मोल के साथ मिला रहे हैं। मिलाने के बाद क्या हो रहा है? मिलाने के बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना आ रहा है? इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 40 टोर आ रहा है। कितना? 40 टोर इसका आ रहा है वेपर प्रेशर। ओके, फिर क्या कह रहा है? A का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 45। लिक्विड A है जो इसका वेपर प्रेशर कितना दिया है? 45 टोर दिया है इसका प्योर वेपर प्रेशर। और लिक्विड B का कितना दिया है? लिक्विड B का जो वेपर प्रेशर दिया है वो कितना है आपका? 30 टोर। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो देखिए A का जो प्रेशर है 45 है, B का 30 है, तो दोनों को मिलाने पर कितना होना चाहिए? 30 और 45 कितना हो जाएगा? 30 और 45 का टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए? 75 टोर ना। तो जब A का प्रेशर है 45, B का प्रेशर है 30, मिलाने पर कितना होना चाहिए था? 75, लेकिन मिलाने पे कितना हो रहा है? 40। मिलाने पर क्या हो रहा है? 40, यानी कि कहीं ना कहीं मिलाने के पास वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। जब किसी सॉल्यूशन को मिलाने पे उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, इसका मतलब वो कौन सा डेविएशन शो करता है? निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन आपका आंसर होगा। कहाँ पर दिया है निगेटिव डेविएशन? कहाँ है आपका निगेटिव डेविएशन? तो जो सॉल्यूशन A सॉल्यूशन B को मिलाते हैं उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसका वेपर प्रेशर घट जाता है उसको शो करता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इफ मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है जब किसी सॉल्यूशन का हम लोग मोलैलिटी डबल कर देंगे तो उसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी Kb पे क्या फ़र्क पड़ेगा ना। पहले इसका फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है इसका डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू एम। KB क्या होता है? KB एक तरीके का कांस्टेंट होता है। KB एक तरीके का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट होगा तो इसकी वैल्यू में कुछ भी कर दो, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है ना। तो चाहे आप मोलैलिटी को डबल करिए या ट्रिपल करिए, ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है तो क्या लिखेंगे आंसर में? अनचेंज। आंसर में लिखे हैं अनचेंज। तो जब हम लोग मोलैलिटी को डबल करते हैं तो KB जो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि एक तरीके का कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास ये 4 तरह के सॉल्यूशन दिए गए हैं। चारों सॉल्यूशन में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपके पास 4 तरह का सॉल्यूशन दिए गए हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब पूछ रहा होगा तो क्या लॉजिक लगाएंगे? देखिए
अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो कैसे लगाएंगे? बॉइलिंग पॉइंट वो डिपेंड करेगा उसकी कितनी ज़्यादा मोलैरिटी है, मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा मोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ना। मान लो किसी वजह से मोलैरिटी क्या आ गया, सेम आ गया। मोलैरिटी अगर सेम आ गया तो क्या देखना है आपको? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, फिर आपको देखना है कि डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल आपको बन रहे हैं ना। अब आइए हम लोग सॉल्यूशन को करते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, देखो KCl की मोलैरिटी कितना है? 1 मोलैरिटी। K2SO4 की मोलैरिटी ये भी 1 मोलैरिटी है। KCl की मोलैरिटी 2 दिया है, K2SO4 की मोलैरिटी 2 दिया है। हमने क्या कहा, किसी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो C और D वाले की मोलैरिटी ज़्यादा है तो A वाला भी कट गया, B वाला भी कट गया। अब दोनों की मोलैरिटी सेम आ गई, दोनों की मोलैरिटी अब सेम आ गई तो हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। KCl किस में डिसोसिएट होता है? A प्लस में, Cl माइनस में होता है। K2SO4 किस में ब्रेक होता है? ये होता है 2K प्लस और SO4 माइनस। अब देखो ये कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? 1 और 1, 2 पार्टिकल इसके मिल रहे हैं, 2 पार्टिकल मिल रहे हैं KCl के, और K2SO4 के 2 पार्टिकल पोटेशियम के, 1 पार्टिकल सल्फेट के, तो पूरे मिला के 3 पार्टिकल मिल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ना। इसकी मोलैरिटी भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आउट ऑफ द फॉलोइंग 1.0 मोलैरिटीज एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। कह रहा है कि आपके पास 4 तरह के सॉल्यूशन दिए गए, इन चारों सॉल्यूशन की मोलैरिटी फिक्स है। चारों सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितने हैं? 1 मोल मोलैरिटी, सबकी मोलैरिटी सेम दिया गया है। फिर क्या पूछ रहा है? इन चारों में से विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। मैंने क्या बताया था कि चाहे आपका फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखा है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी तो सेम आ गया तो क्या देखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल। NaCl पानी में जाएगा तो क्या बनेगा? Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। ग्लूकोज, इसमें कोई भी पार्टिकल डिसोसिएट नहीं होते हैं। Na2SO4 में ये बनता है 2Na प्लस और SO4 2 माइनस बनता है। Al2SO4 को ब्रेक करोगे क्या बनेगा? 2Al3 प्लस बनाता है और 3SO4 2 माइनस बनाता है ना। अब किसमें कितने पार्टिकल है? 1 सोडियम के 1 क्लोरीन के, यहाँ पे आपके 2 पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। 2 सोडियम के 1 सल्फेट के, यहाँ पे आपको 3 पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। 2 अल्मोनियम का 3 सल्फेट के 3 तो 5 पार्टिकल देखने को मिले। जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अब से हम लोग असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो असर्शन में क्या कह रहा है? व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में हम लोग ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। क्या यह बात सही है? तो जी हाँ, ये बात सही है, असर्शन इज ट्रू। सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है? NaCl अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो डिसोसिएट होता है। जी हाँ, NaCl को जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। तो रीजन भी क्या है आपका? ट्रू है। क्या यह सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें तब देखने को मिलता है जब हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। वेपर प्रेशर जब हमारा घट जाता है तो हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा है ना, तो आप क्या लगाएंगे? बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन में कह रहा है कि व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। ये बात सही है। हम लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में क्या कह रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक तरीके का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात भी सही है ना, लेकिन क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है? तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तब देखने को मिलता है जब वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। वेपर प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी लगाएंगे। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, असर्शन में क्या कर रहा है? डेल्टा मिक्स एंथैल्पी एंड डेल्टा मिक्स ऑफ वॉल्यूम आर 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच डेल्टा ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, वो आइडियल में होता है ना, तो ये असर्शन क्या हो गया है? फॉल्स हो गया। फिर से सुनिए, डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू 0 कब होगी? जब वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में दिया है नॉन आइडियल, तो क्वेश्चन हो गया फॉल्स, असर्शन हो गया फॉल्स। रीजन क्या कह रहा है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर नॉट सेम एज प्योर सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कर रहा है? इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ। देखो कह रहा है कि जो आपका सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होता है और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है,
वो बराबर नहीं होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बीच में, अगर वो कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा, नॉन आइडियल होगा, तो ये बात बिल्कुल सही होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर नहीं होता है, तो ये बात सही है। रीज़न क्या है आपका, ट्रू है। असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 35, असर्शन में क्या कह रहा है, डेल्टा एच एंड डेल्टा वी आर जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जी हाँ, ये सही है, अभी मैंने बताया था। डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी आइडियल सॉल्यूशन में जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया है, द सॉल्यूशन विच ऑबे राउट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो रॉबे लॉ को ऑबे करे, फॉलो करे, उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जी हाँ, रीजन भी क्या है, ट्रू है। क्या सही एक्सप्लेनेशन है, तो जी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा क्यों होता है समझिए। देखिए, वॉल्यूम का चेंज तब देखने को मिलेगा जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें लगता है। इंथैल्पी का चेंज तब देखने को मिलता है जब एनर्जी रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है ना, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन में क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आता है, तो असर्शन क्या है, ट्रू है। फिर क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। सही बात है कि नहीं, तो जी नहीं, ये बात गलत है। रीज़न क्या लिखेंगे, फॉल्स। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन में मोलैलिटी दिया है, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, डी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, असर्शन में क्या कह रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो जी हाँ, ये आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आता है। और इसका रीज़न क्या दिया है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है कि जब वेपर प्रेशर घट जाता है तो क्या हमें वहाँ पर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, तो जी हाँ, ये भी बात सही है। वेपर प्रेशर जब घट जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो पहला, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला 38 क्या कह रहा है असर्शन में, द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू जीरो होता है, अभी बताया था। जी हाँ, जीरो होता है आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए जीरो नहीं होता है, तो असर्शन ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो क्या कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होता है किसी बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो जी नहीं, रीज़न क्या है आपका, फॉल्स है। होता क्या, समझो। देखो, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, वो बराबर होता है किसके, सॉल्यूट और सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बराबर होता है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा होता है, तो जी नहीं, रीज़न क्या है आपका, फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी वाला ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन में, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या दिया है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ना, जब वेपर प्रेशर घटता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये सही है। असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अगला क्वेश्चन नंबर 40, असर्शन में कह रहा है, व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। जब ग्लूकोज को वाटर में मिलाते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। जी हाँ, ग्लूकोज को वाटर में मिलाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सही बात है। रीजन क्या दिया है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जब घटेगा तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, वेपर प्रेशर जब घट जाता है तो उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये भी सही है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अगला ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी खत्म करते हैं। असर्शन में कह रहा है कि व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, सोडियम क्लोराइड को जो वाटर में मिलाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया था, सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। सही बात है। रीजन क्या दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विच कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा है कि जब NaCl को वाटर में मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जी नहीं, रीजन इज फॉल्स, उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने भी आपके 2023 और 24 के जितने भी सारे सेट हैं सबका क्वेश्चन मैंने लगवा दिया है। इस PDF को आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट करिएगा, उसका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपके लिए हैव ए गुड डे।